राजा साहब आज जिस तबके के तलवे चाट रहे हैं, कल तक उसी तबके को जड़ से काटने की बात किया करते थे। क्या राजा साहब का अमल पाकिस्तान में जालिमाना सरमायादारी निज़ाम के सबसे बड़े नुमाइंदे नवाज शरीफ माफिया का एक घटिया तरीन रुकन बनकर उभरना उसकी उम्र भर के फलसफे की चुगली है या नहीं? दरअसल ये कुदरत का एक निज़ाम ही होता है कि कोई भी शय अपनी असलियत के माहवर में ही वापस आकर रहती है। राजा साहब कुदरत के निज़ाम को कब तक टाल सकते थे? इसलिए पहुंची वहीं पर खाक जहां का खुमीर था। राजा साहब ये सीधे साधे भुट्टो बरादरान नहीं है कि तुमने जो कह दिया वो मान लिया। ये खानदान माशाल्लाह सारे पाकिस्तान का लोहा खाकर भी डकार मारने वालों में से नहीं है। भोले बादशाह, तेरी चालाकियां इनके दरबार में नहीं चलेंगी। ये तुम जैसे मुछंदर मक्खी को यूं दूध से निकाल देंगे कि बेख्तियार कह उठेगा कि बहुत बेआबरू होकर। इसलिए इनके सामने कोई चालाकी ना दिखाना। याद रख, बेशुमार नौजवानों को पहले दादे शजा देकर दादागीर बनाते रहे और बाद में उन्हीं के साथ रस्सागिरी करके पुलिस इनकाउंटर में। राजा जी नसीहत है, याद रखो काम आएगी। इनके यहाँ कोई रहम खाकर नजीब के हवाले पुलिस की बजाय इनकाउंटर के हवाले कर देंगे, और इनकाउंटर वो भी मुल्ला का। कुछ लोग मजबूरी में झूठ बोलते हैं, किसी से जबरदस्ती झूठ बुलवाया जाता है और किसी को झूठ बोलने की बीमारी होती है। राजा ने बटोस के सामने झूठ बोले, मुमकिन है उसकी कोई मजबूरी हो, मगर उसकी किताब पढ़कर एक बात खुलकर वाज़ेह हो जाती है कि राजा को झूठ की बीमारी भी है। इसलिए ऐसे बंदे की इस्लाह कोई आसान काम नहीं, मगर कोशिश करने में हर्ज नहीं। अब देखे ना, ये राजा साहब ही थे जिन्होंने एक तरफ तो मुर्तज़ा से माल खाया कि वो पाकिस्तान से तंजीम के लिए कारकुनों को भर्ती करेगा, और दूसरी तरफ उस बंदे ने पाकिस्तान जाकर गरीब नौजवानों को जर्मनी ले जाने का कहकर रकम बटोरी और खुद गायब। काबुल में एक नमूना भी लेकर आया, जिसको शाहनवाज ने जब गुरीला तरबियत हासिल करने का कहा तो राजा का मंजूर नजर एहसान बट्टी चला उठा कि मुझे काबुल से जर्मनी राजा अनवर ले कि वो मुझे जर्मनी ले जाने के लिए राजा अनवर ने कहा था। मैं तो जर्मनी जाने के लिए काबुल आया हूँ, मुझे किसी गुरीला तंजीम से क्या लेना देना। एहसान बट्टी आज भी जिंदा और सलामत है। गो के राजा के लिए आज भी इसके दिल में सॉफ्ट कार्नर ही होगा। नाम की निस्बत की लाज भी तो रखनी है। कम से कम राजा का एहसान ये तो है, चलो झूठ पर ही सही, जर्मनी की बजाय काबुल पर तो लेकर आया, जिसकी बरकत से आज भट्टी साहब कहाँ से कहाँ पहुंच चुके हैं। मगर फिर भी भट्टी साहब दिल पे पत्थर रखकर इस हकीकत का इजहार करें कि आगा वसीम सच कहता है कि राजा अनवर ने इसको जर्मनी लाने के वास्ते ही काबुल लाया था, जो कि दर हकीकत एक सफेद झूठ निकला, जो दलील है कि राजा अनवर को झूठ की बीमारी है। एहसान भट्टी साहब, वैसे मुझे इससे गर्ज नहीं कि आप गवाही दें या ना दें, क्योंकि राजा अनवर हमेशा से आपकी गुड बुक में रहा है, तो इसलिए तंजीम के बहुत से साथी अभी मौजूद हैं जिनके रूबरू आपने इस बात का इकरार किया था। शुनीद है कि राजा अनवर आजकल शेख रशीद की लाल हवेली के खूब तवाफ कर रहे हैं कि किसी तरह से उसका शुमार भी लाल हवेली के खादमीन में से हो जाए। वाह, बदलता है आसमां रंग कैसे कैसे। भट्टो बरादरान को मजे ले लेकर गॉर्डन कॉलेज के सोने नडे को अपना कहने वाला आज किस मुंह से उसके द्वारे। राजा साहब, आपने तो भट्टो बरादरान को शेख रशीद का नाम भी अपनी तंजीम की हिट लिस्ट में रखने का सबसे पहले तकाजा किया था। आप तो भट्टो बरादरान के सामने डंके की चोट पर ऐलान किया करते थे कि आपने जुल्फकार अली भट्टो पर शेख रशीद को पिंडी के जलसे में फायर करते खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है। इसी वजह से शेख रशीद का नाम हिट लिस्ट में रखने का आपका इसरार रहता था। कल तक जिसको कत्ल करवाने के चक्कर में आज उसी के चमचागिरी क्यों? इंसान का एक किरदार होता है, इसमें कोई असूली नामी चीज भी होती है, लेकिन वो हर शय से बालातर है कि राजा है। कमी होता तो मुमकिन है किसी कदर की पासदारी होती।
अपनी किताब के सफ़ा 252 पर राजा फरमा रहा है कि एक शाम डॉक्टर नजीबुल्ला ने मुझे खाने पर बुलाया ताकि टीपू के बारे में मेरा नुक्ता नज़र जान सके। मैंने इससे कहा कि मुझे जेल से रहा हुए भी चंद माह ही हुए हैं, मैं हाईजैकरों को नहीं जानता, अल-जुल्फ़कार के बारे में मेरी मालूमात महदूद हैं। इसी सफ़े पर आगे चलकर लिखता है कि इसकी मौजूदगी में टीपू को वहाँ यानी डॉक्टर नजीब के दफ्तर हाजिर किया गया, जिसने भूख हड़ताल की हुई थी। टीपू क्योंकि राजा को नहीं जानता था, इसलिए उसने राजा पर कोई तवज्जो न दी और नजीब से रुक रुक कर कहने लगा कि मैं अपनी बकाया जिंदगी आपकी खिदमत में गुजारना चाहता हूँ। अफगान बागी बार बार खलीजी रियासतों में आते जाते हैं, मैं दुबई से ऐसा त्यारा अगवा करना चाहता हूँ जिसमें ये लोग सफ़र कर रहे हों। जब इसने हाईजैकिंग का जिक्र किया तो नजीबुल्लाह की आंखें चमक उठी। जो गोली टीपू ने पेश की थी वो नजीबुल्लाह ने बड़ी रगबत के साथ निगल ली। राजा के इस बयान पर अगर थोड़ी सी जरा की जाए तो राजा हस्बे मामूल फिर से अपने सफेद जूट समेत रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। तो सबसे पहले राजा खुद इकरार करता है कि उसकी अल-जुल्फ़कार के बारे में मालूमात महदूद हैं। इस महदूद मालूमात के बाद भी राजा अनवर ने कमोबेश 2 कुतब अल-जुल्फ़कार पर लिख डाली, जो कि किसी भी दानश्वर मुसन्नफ या तज्जिया निगार के बुनियादी असूलों के खिलाफ है कि आप ऐसे मौजू पर कलम उठाएं कि जिसकी बाबत आपकी मालूमात महदूद हों। इस असूल को नज़रअंदाज करके जो कोई भी किताब लिखेगा, इसमें कयास का आंसर शामिल होगा, ना कि हकीकत का। बहरहाल राजा की डिटाई की दाद भी देनी चाहिए कि शर्म को लात मारकर फिर भी एक मनपसंद तहरीर को तहरीक का हिस्सा करार दे रहे हैं। अब चुप रहते तो इज्जत थी, बोलकर ही तो फंसे हैं। हसास और गयूर का बड़ी महफिल में बेआबरू हो जाना मर्गे नागहानी से बदतर होता है। एहसास नदामत से मुल्क नहीं तो शहर बदर हो जाता है। अब देखते हैं राजा किस नगर का रुख करता है। कोई हद हो राजा की हराफात गोई की तो बंदा बात भी करे। तो जनाब हकीकत यही है कि टीपू जब फरवरी 1983 में काबल आया था तो उसका टीपू के साथ शनवारी के कत्ल से कबल राब्ता हो चुका हुआ था। शनवारी को कत्ल करने के बाद राजा अनवर और टीपू दोनों ने मिलकर मेरे 2 भाइयों आगा नदीम और आगा वलीद पर बहुत ज्यादा दबाव डाला कि वो टीपू और राजा की क़यादत में एक नई गुरीला तंजीम के मेंबर बन जाए, जिसके बदले में काबल में हर किस्म की सहूलतें देने का वादा भी किया गया था। लेकिन राजा अनवर यहाँ पर भी झूठ बोल रहा है कि जब टीपू को राजा की मौजूदगी में नजीब के दफ्तर लाया गया तो उस वक्त टीपू की राजा से कोई जान पहचान नहीं थी। राजा के झूठ इसकी तरह लागर हैं कि हक की हवा का एक झोंका इसको ढेर कर देता है। वैसे भी राजा का एक खास तरीका वारदात है कि अल-जुल्फ़कार के किसी भी अहम वाक़ये से कबल या बाद में ये तारीखों में अदल बदल कर देता है, ये तासुर देने के लिए कि फलां वाक़ये से उसका कोई ताल्लुक है या नहीं। इसके बावजूद भी ताड़ने वाले क़यामत की नज़र रखते हैं। राजा जिस भी रूप में जलवागीर होकर फितनागिरी या फसाद बर्पा करने की सही करे, इसको बेनकाब कर देते हैं। सियासी शऊर रखने वाला कोई भी आदमी इस बात पर हतमी राय रखता है कि सर्द जंग के ज़माने में जो ममालिक सोवियत ब्लॉक के नज़दीक थे, उनके इंटेलिजेंस इदारे मुकम्मल तौर पर केजीबी के ज़ेर कंट्रोल हुआ करते थे। और ख़ास तौर पर सुर्ख फौज की अफगानिस्तान आमद के बाद अफगान इंटेलिजेंस और केजीबी के इदारे की मशावरात के बगैर ना कोई मनसूबाबंदी तैयार कर सकती थी और ना ही कोई अमली कार्रवाई में खुद मुख्तियार होती थी। एक आम कबायली अगर काबल आकर क्याम भी करता तो रियासत कौमों कबाइल और खाद का इदारा केजीबी की इजाज़त के साथ ही इस आम कबायली को काबल में रहने का परवाना जारी करती थी। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि केजीबी का अफगान इदारों पर कितना ज्यादा असर था। और एक तरफ राजा साहब की सुनो, अपनी किताब में लिखता है कि जब टीपू ने हाईजैकिंग का जिक्र किया तो नजीब की आंखें चमक उठी और इस वजह से अफगान हुकूमत ने टीपू को तमाम मराहत दे दी और फिर उसको दुबई जाकर कोई हाईजैकिंग करने का हुक्म दिया।
जिस को टीपू ने टालना चाहा वगैरह। ये सब किस्सा पढ़ने के बाद अगर फिर भी कोई राजा अनवर को सही उल अकल या संजीदा इंसान करार दे तो वो पागल खाने का ही रिहायशी होगा। ये तो राजा भी इकरार करेगा कि नजीब टीपू के जरिए हाईजैकिंग जैसे बड़े मिशन को केजीबी की इजाजत के बगैर तो नहीं कर सकता था। और इसमें भी कोई राजा साहब इसमें भी कोई शक नहीं कि केजीबी दुनिया की बहुत स्किल्ड प्रोफेशनल वसी तजर्बा रखने वाले इदारा होता था। 60 70 80 की दहाई में अक्सर हाईजैकिंग की कार्रवाइयाँ अरब कॉम्प्रेस इश्तराकी नज़रियात वाले अनासर की तरफ से होती रहीं। इन कार्रवाइयों में मुलव्वस ज़्यादातर गुरिल्ला तंजीमों के केजीबी के साथ काफ़ी गहरे दोस्ताना मरासम भी हुआ करते थे। मशरकी जर्मनी पुलिस स्टासी का एक शोबा भी हुआ करता था जो अरब तंजीमों के गुरिल्ला को बाकायदा हाईजैकिंग की तरबियत और हवाई जहाज़ के तकनीकी अमूर पर सबक भी दिया जाता था। इन तंजीमों के पास बहुत से गुरीला तरबियत याफ्ता हाईजैकर हुआ करते थे जो किसी भी वक्त केजीबी, लीबिया, पीएलओ, ब्लैक सितंबर के लिए मैदान अमल में आ जाया करते थे। अगर हकीकत में नजीबुल्लाह का अफगान बागियों के त्यारे को अगवा करवाने का कोई मंसूबा होता तो वो इंतहाई प्रोफेशनल केजीबी से रजू करता, ना कि टीपू जैसे एक इत्तफाकिया गैर तरबियत याफ्ता हाईजैकर की मदद का तालब होता। ये कैसे हो सकता है कि सब हाईजैकरों का गॉडफादर उस दौर का चे गुवेरा मिस्टर कार्लोस के होते हुए केजीबी के इशारों पर काम करने वाले नजीब ने टीपू जैसे गैर नजरियाती और अनप्रिडिक्टेबल बंदे को इस काबिल जाना कि वो दुबई जाकर त्यारा अगवा करेगा। यानी राजा हाईजैकिंग करने को कोई अपने नौकर से बाजार का सौदा लाने के मुतरादिफ समझता है कि नजीब ने टीपू को यह सौदा लाने के लिए कहा। नजीबुल्लाह एक संजीदा, वसीउल नज़र, कूल माइंडेड, हर मिलने वाले की बात को गौर से सुनने वाला शायद वाहिद अफगान लीडर था जिसका विजन मंतक की बुनियाद पर था। अब राजा साहब अपने झूठे हवालों से उसको अपनी किताब में एक मसखरे के तौर पर पेश करने की वजह से खुद ही शेख चिल्ली बन जाए तो कोई क्या करे। तो राजा साहब का एक और झूठा हवाला पकड़ा गया जो उसने अपनी किताब में सजाया हुआ है। अगर राजा ये समझता है कि इसने जो वाकया लिखा है वो सच पर बुनियाद करता है तो मैंने जिन नुकात पर बात की है, अगर हिम्मत है राजा अनवर में तो इनमें से किसी एक की नफी तो करके दिखाए, तो इंशाअल्लाह ताला सब देखेंगे राजा भाग जाएगा। झूठ के पांव नहीं होते। इब्ने सफी, असलम राही या सब रंग के शकील अदनान फर्जी कहानियां लिखते वक्त उनमें जबिलत इंसानी और हकीकत के तकाज़ों का पास रखें और राजा साहब तारीखी वाक़यात को कलम बंद करते हुए किसी घटिया कॉमेडी स्टेज ड्रामे के लिखारी बन जाएं तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। बस राजा के असली चेहरे के बदनुमा चेहरे ही नुमाया होंगे। राजा अनवर ने अपनी किताब के सफ़ा नंबर 238 में कैप्टन सालम बिन आमर जो कि जनूबी एशिया के अमूर का कर्नल कदाफी शहीद का मशीर था का जिक्र किया है कि मुर्तज़ा सालम के लिए अच्छे जज्बात नहीं रखता था। मुर्तज़ा ने सालम के तर्ज अमल पर अंकल कदाफी से कई बार शिकायत भी की लेकिन ये कभी बावर ना हुई। यहाँ पर भी राजा अनवर अपनी कम इल्मी, अजियत पसंद, नापुख्ता ज़हनियत का एक अदना सा नमूना बनकर सामने आते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि राजा साहब और दीगर लोगों को मालूम होना चाहिए कि सालम बिन आमर कौन था, इसके नजरियात रुझानात क्या थे, वो किस टगर का बंदा था। मैं पहली बार सालम बिन आमर से अक्टूबर 1980 में मिला था। यह बंदा देखने में बहुत संजीदा और कामगो था। मेरा ख्याल था कि यह बंदा कोई बहुत बड़ा कदाफीस्ट होगा क्योंकि हर वक्त कदाफी की ग्रीन बुक उसकी बगल में होती थी और कदाफी की तारीफों के पुल बांधता रहता था। लेकिन एक बात जो मैंने 1980 में ही नोट की थी, वो अपने लेक्चर्स में भुट्टो साहब पर तनकीद करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। ब्रिगेडियर उस्मान खालिद की सरबराही में लीबिया में
پاکستان لبریشن موومنٹ نامی گوریلا تنظیم ضیاء حکومت کے خاتمے کے لیے بن چکی ہوئی تھی۔ جب ہم لوگ لیبیا آئے تو میرا خیال تھا کہ یہاں بھٹو برادران سے بھی ہماری ملاقات کروائی جائے گی اور پی ایل ایم بھٹو برادران کی تنظیم پی ایل اے کی ذیلی شاخ ہی ہوگی۔ اس لیے سالم بن عامر کے ایک لیکچر کے دوران کسی نے بھٹو برادران اور عثمان خالد کی آپس میں باہمی روابط کے متعلق سوال کیا تو سالم نے سختی سے کہا کہ بھٹو برادران کمیونسٹ ایجنٹ ہیں، ایک ایسی کافر حکومت کے ساتھ ہیں جو اسلام کی سب سے بڑی دشمن ہے، اور یہ کہ بھٹو برادران عیاش ہیں، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے ہمارا بھی ان سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ یہ سن کر بے انتہا دکھ ہوا کہ ابھی ضیاء کے خلاف عملی جدوجہد شروع نہیں ہوئی کہ ضیاء مخالف قوتوں میں گروپنگ شروع ہو گئی ہے۔ شروع میں سالم کا رویہ عثمان خالد کے بارے میں کافی مثبت تھا، لیکن اچانک عثمان خالد سالم بن عامر کے زیر عتاب آ گیا۔ سالم ہم ساتھیوں سے خالد کے متعلق بہت باتیں کرنے لگا اور عثمان خالد پر شدید تنقید کرنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ عثمان خالد کی ہیوی سموکنگ کو غیر اسلامی اور انقلاب دشمن قرار دے دیا۔ اس دوران عثمان خالد ہمیشہ کے لیے لندن چلا گیا۔ کیپٹن سالم جب بھی ہمارے درمیان ہوتا تو بنگلہ دیش کے صدر نجیب الرحمن کے قاتلوں کرنل رشید اور کرنل فاروق کی بہت تعریف کیا کرتا تھا۔ اس کی نظر میں یہ لوگ غازی تھے۔ اس طرح عثمان کے لندن چلے جانے کے بعد کیپٹن سالم کرنل رشید اور فاروق کے ہمراہ ہمارے پاس آ کر ان بنگالی لیڈروں سے ہمیں لیکچر دینے کا کہتا۔ ان کے لیکچر کا اصل ہدف بھٹو صاحب کو تنقید و مولانا مودودی صاحب ان کے نظریات و جماعت کی حمایت کرنا ہوتا اور اسلامی انقلاب و افغان مجاہدین کی شان بیان کرنا ہوتا تھا۔ اسی طرح ایک دن ساتھی تاج الدین سجاد نے کرنل رشید کو ٹوک دیا اور اس کے لیکچر کا بائیکاٹ کر دیا، جس پر ہم سب نے سجاد کا ساتھ دیا۔ اس واقعے کے بعد لیکچر کا سلسلہ بند ہو گیا، لیکن سالم بن عامر کا رویہ ہم پاکستانیوں سے ترش ہو گیا۔ سالم بن عامر نے طرابلس شہر کے مسافات اور طرابلس ایئرپورٹ کے نزدیک واقع ایک فوجی کیمپ کو اپنی ذاتی ریاست بنایا ہوا تھا۔ اس میں کوئی کام اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ کیمپ کا سارا عملہ اس کا منتخب کیا ہوتا، یعنی کہ سیاہ و سفید کا مالک تھا۔ کوئی بھی اس کی کام میں مداخلت کا تصور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کیمپ میں ہم پاکستانیوں اور بنگلہ دیش کے علاوہ دیگر ممالک کے گروپ بھی تھے، مگر سالم سب سے زیادہ بنگالیوں پر مہربان تھا۔ ان کو تمام سہولتیں میسر تھی۔ لیبیا میں اچھی نوکریاں، فلیٹ، گاڑیاں، یعنی بنگالیوں کی پانچوں گی میں تھیں۔ کرنل رشید لیبیا کے خرچے پر اپنا زیادہ تر وقت یورپ میں رہتا تھا اور جب بھی لیبیا آتا سالم کے لیے بے شمار تحفے لاتا رہتا۔ سالم انتہا سے زیادہ خوش آمد پسند تھا اور بنگالی بابا چاپلوسی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ سالم بظاہر پکا مذہبی اور بنگلہ دیش کی کسی تبلیغ والی مذہبی تنظیم کے گن بھی گاتا رہتا تھا، مگر اپنی نجی زندگی میں اس کے مذہبی رجحانات کی عکاسی کی جھلک کہیں نہ پائی جاتی تھی۔ مالٹا، مراکش، تونس کے ویکینڈ ٹرپس کے دوران وہاں کی درجہ اول کال گرلز سالم کی مہمان خاص ہوتی۔ البتہ الکوہل سے کوئی رغبت نہیں رکھتا تھا۔ اس زمانے میں ناصر کیمپ میں جنوبی لبنان کے شیعہ ترکی حکومت مخالف کوئی گمنام تنظیم اردن، سوڈان، وسطی افریقہ اور جنوبی افریقہ اور یمن کے مختلف گروپوں کے کارکن قیام پذیر تھے، اور جن میں سے اکثریت سالم بن عامر کے رویے اور نظام سے ناخوش تھے۔ گو کہ کسی دوسری قومیت کے افراد سے میل جول پر سخت پابندی تھی وہاں پر، مگر اس کے باوجود بہت سے لبنانی، ترک اور افریقیوں سے میرے دوستانہ مراسم بن چکے ہوئے تھے۔ ایک دن بات چیت کے دوران حماد نامی لبنانی لڑکے نے مجھے بتایا کہ ناصر کیمپ میں تربیت کے لیے آنے والے ہر فرد کو قذافی کی طرف سے رہائش اور خوراک کے علاوہ $900 ماہانہ جیب خرچ رکھا گیا ہے، مگر یہاں ہمیں نصف سے بھی کم دیا جاتا ہے۔ جب ہمارے لیڈر نے سالم سے شکایت کی تو اس کو قذافی کی گرین بک کا مخالف کہہ کر واپس لبنان بھیج دیا گیا۔
अब चंद दिनों तक उनको बाकी मांदा को भी वापस भेजा जा रहा है। तुर्क, उर्दन और अफ्रीकाई ग्रुपों का भी यही हाल था कि वो लीबिया में रहते हुए सालम और उसके करिंदों से बहुत तंग थे। मास्कर नासर में सालम बिन आमर का एक ख़ास चमचा और जासूस जिसका नाम इमरान था, कैंप का सारा माली और इंतज़ामी हिसाब का इंचार्ज होता था। मंसूर जो कि एक कमांडो था और सब उससे तरबियत लेते थे, बहुत मेहनती, ईमानदार और साफ़गो इंसान था। वो इमरान के बारे में कहा करता था कि ये सालम का मुखबर इस गुरीला कैंप की बरकत से बहुत दौलतमंद हो चुका है। कैंप के बजट का आधा अपनी जेब में रख लेता है और ये बंदा सालम का रिश्तेदार है, इसलिए इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। सालम की बेईमानी का एक किस्सा यूं भी है कि अक्टूबर 82 में जब दोबारा जब मैं दोबारा लीबिया आया तो कजाफी के इनकलाबी फंड में से हम सब को 400 दिनार फी का माहाना के हिसाब से दिया गया, जो कि काफ़ी अच्छी रकम भी थी। मगर बदकिस्मती हमारे ही एक साथी दिलबर एहसान भट्टी, जिसको ना तो इंग्लिश बोलनी आती थी मगर वो लीबियन हकाम को अपना तारुफ भट्टो बरादरान का नुमाइंदा के तौर पर करवाता था। लीबियन से इशारों की जुबान पर तंजीमी अमूर पर संजीदा नौयत के मुज़ाकरात किया करता था। जाने क्या तूने कहा, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ना सकी। दूसरे माह जब मुस्तफ़ा नामी शख्स हमारे लिए पैसे लाया तो एहसान भट्टी ने दूर से चलाकर कहना शुरू कर दिया, नो मनी, नो मनी, नो मनी, माई लीडर से नो मनी वी किल ज़िया, नो मनी वी गो पाकिस्तान डाई, नो मनी माई लीडर से वी नॉट फकीर वी किल ज़िया, नो मनी। बेचारा लीबियन हैरान था कि उसने क्या रट लगा रखी है, जिस वजह से एहसान भट्टी ने पास खड़े साथी अख्तर बेग को कहा कि इसको इंग्लिश में बता दो कि मीर साहब ने तंजीम के लोगों को पैसे लेने से सख्ती से मना कर दिया है। लागर दराज कद मुस्तफ़ा, जो कि अपनी फजूल खर्ची, शबाब, शराब, खुश लबास, बेहतरीन गाड़ियाँ रखने की शोहरत से जाना जाता था, इसने जल्दी से रकम का ब्रीफ केस बंद किया और एहसान भट्टी के दस्तखत एक पेपर पर लेकर वहाँ से चलता बना। अगस्त 84 में तराबलस से दमिश्क जाते हुए शाहनवाज शहीद ने मुझे बताया कि कदाफी को सालम ने जो खाते दिखाए थे उनके मुताबिक अल जुल्फ़कार के हर साथी को 400 दिनार हर माह अदा किए जाते थे। ये भट्टी साहब का सालम बिन आमर पर एक एहसान था कि इसने नो मनी कहकर उसका काम मजीद आसान कर दिया। गो के हम सब साथियों के घरों में फाका कशी चल रही थी। इस रकम से साथी अपने घर वालों की काफ़ी मदद भी कर सकते थे। साथी अख्तर बेग के ख़ानदान वाले कागज़ के लफाफे बनाकर बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे थे कि बदकिस्मती से इस दौरान अख्तर की बेटी, जिसकी उम्र शायद 6 या 7 साल की थी, बीमार हो गई। इलाज के लिए कोई पैसा भी ना था, बिला आखिर दवाई ना होने की वजह से बेचारी फौत हो गई। अख्तर बेग की मासूम गुड़िया की मौत में एहसान भट्टी के झूठ का बड़ा दखल है, क्योंकि भट्टो बरादरान ने एहसान भट्टी को कभी ये नहीं कहा था कि वो साथियों को माहाना रकम लेने से रोक दे। बहरहाल एहसान भट्टी को इस हरकत पर सजा दी जानी चाहिए थी, जो नहीं दी गई। ये भी एक राजा अनवर का एहसान था मुर्तज़ा भट्टो और शाह नवाज भट्टो पर, कि वो एहसान भट्टी जैसा तोहफा पाकिस्तान से लेकर आया।